देश किसान चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों कृषि सुधार यानी एग्रीकल्चर रिफॉर्म के रूप में 3 अध्यादेशों को मंजूरी दी गई, जिसमें एक अहम अध्यादेश कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट खेती अध्यादेश 2020 को भी मंजूरी मिली। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की हैं उससे किसानों को किस तरह से सुरक्षित किया जा सकेगा। किसी किसान के लिए अध्यादेश को पढ़कर समझना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में आप समझ सकते हैं। ज़्यादातर किसान कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में जानते हैं। इसमें किसान और कंपनी के बीच एग्रीमेंट होता है। फसल का भाव फसल लगाने से पहले ही तय हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिद्धांत यही है कि यह बिचौलियों की भूमिका को खत्म करता है। किसान को सीधा खरीदार मिल जाता है और कंपनी को कच्चा माल या उत्पाद सीधे सीधे किसान से मिल जाता है। जहां किसान को फायदा होता है, वहीं कंपनी भी उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारकर मोटा मुनाफा कमाती है। समस्या जब खड़ी होती है जब कंपनी एग्रीमेंट से पीछे हट जाती है और किसान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अब समझते हैं गाइडलाइंस क्या कहती हैं। इस अध्यादेश में कंपनी को स्पॉन्सर के नाम से जाना गया है। इस नए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में स्पॉन्सर और किसान के बीच केवल लिखित समझौता ही मान्य होगा। अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट एक फसल चक्र के लिए या अधिकतम 5 साल के लिए हो सकता है। अगर किसी फसल की अवधि ज़्यादा है तो ज़्यादा दिन का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। समझौते के पेपर को स्थानीय भाषा में बनाया जाएगा, जिसकी ई रजिस्ट्री करानी होगी। ई रजिस्ट्री की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जिसमें ब्लॉक या जिला स्तर पर एग्रीमेंट रिकॉर्डिंग कमेटी होती है जो ये सब कार्य देखती है। नई गाइडलाइंस के अनुसार फसल की उपज, उत्पादन स्थल या संपत्ति के नुकसान के लिए स्पॉन्सर जिम्मेदार होगा। स्पॉन्सर किसी भी सूरत में किसान की जमीन पर मालिक होने का दावा नहीं कर सकेगा। एग्रीमेंट में साफ तौर पर बताया जाएगा खेती किस फसल या किस कमोडिटी की होगी, खेत का रकबा या क्षेत्रफल क्या है, किसान का नाम पता, जमीन किसान के नाम पर है, ये सब जानकारी दी जाएंगी। साथ ही स्पॉन्सर का नाम तथा उसका बिजनेस एड्रेस भी स्पष्ट तौर पर लिखा होना चाहिए। किसान के खेत में स्पॉन्सर कोई स्थायी बदलाव नहीं कर सकता है, जैसे कि कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकता है। अब मुख्य बात आती है स्पॉन्सर और किसान के बीच यदि विवाद की स्थिति आ जाती है तो नियम कानून क्या होंगे, किसान कहां अपील करेगा। नई गाइडलाइन के अनुसार किसान के उत्पाद को स्पॉन्सर द्वारा खरीदना अनिवार्य है। फिर भी यदि स्पॉन्सर तय समय पर डिलीवरी नहीं लेता है तो किसान फसल को या उपज को खुले बाजार में बेच सकता है। यदि किसान को फसल बेचकर एग्रीमेंट वाले हिसाब से कम पैसे मिलते हैं तो भुगतान के अंतर की भरपाई के लिए स्पॉन्सर पर किसान क्लेम कर सकता है। स्पॉन्सर यदि किसान की फसल को रिजेक्ट या खारिज करता है तो सबसे पहले किसान को वजह बताएगा, जिसे किसान खुद या थर्ड पार्टी से जांच करा सकता है। थर्ड पार्टी में कृषि विज्ञान केंद्र केवीके, सीड सर्टिफाइड एजेंसी या कोई कृषि वैज्ञानिक भी शामिल हो सकता है। दोनों पार्टियों के बीच विवाद होने पर कंसोलिएशन बोर्ड या मध्यस्थता बोर्ड बनाया जाएगा, जो 30 दिन में मामले का निपटारा करेगा। मामला न सुलझने की दिशा में आगे की कार्रवाई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के यहाँ पर होगी और फाइनली मामला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, जो इसकी फाइनल अथॉरिटी होगा। तो चलते चलते आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दे दें कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक किसान या कंपनी के बीच होती है, इसी तरह से यह एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यानी कि FPO या कंपनी के साथ भी हो सकती है। अध्यादेश के नए प्रावधानों में अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कृषि के साथ में पशुपालन तथा मछली पालन को भी शामिल किया गया है। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी ही आपके जीवन में नया बदलाव ला सकती है। धन्यवाद।